हेलो स्टूडेंट, मैं अंजनी प्रभाकर, आपका बायो फैकल्टी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। उसमें हम लोगों ने एनएस पीएनएस, हमारे बॉडी के अंदर कैसे न्यूरॉन काम करते हैं, कैसे बॉडी के अंदर कोई भी इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर वो जो इम्पल्स है, ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन जो हमारे न्यूरॉन के थ्रू एक डेंड्रोइड से दूसरे न्यूरॉन की तरफ वो मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा था, वो कैसे हो रहा था। क्योंकि हम लोगों ने उधर तो सिंपली अभी देखा है, उसका स्ट्रक्चर देखा कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये रियली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना होता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आइए देखते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिएगा, ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का मतलब होता क्या है, यहां से समझिए। जनरेशन, कोई भी इम्पल्स हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है। जैसे सपोज करिए आप बैठे हुए हैं, आप शांति से माइंड को कंसंट्रेट किए हुए हैं, कोई अचानक आपको बोल रहा है, इससे बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आप अचानक मुड़ के देखते हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं। ये समझ में आया ना कि हमारे बॉडी के अंदर कोई इंपल्स जनरेट हो रहा है, और जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई इंपल्स जनरेट हुआ वैसे हमारी बॉडी तुरंत एक्टिव हुई। अब देखिएगा कंडक्शन, वो कैसे कंडक्ट कर रहा है, आप काम कैसे करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई आया, आप शांति से बैठे हैं, कोई आके मार दिया आपको पीछे से, ठीक है। जब पीछे से कोई आके मार दिया तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे कौन है। अब आपकी बॉडी कैसे उसके प्रति रिएक्ट करेगी। क्या आपका कोई इनेमी है या आपका कोई फ्रेंड है तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरा कोई है तो आप भी उल्टा उसको चांटा जड़ देंगे। तो देखिए ये कैसे कंडक्ट कर रहा है, कैसे इंपल्स हमारे बॉडी में जनरेट कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, देन हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो जब ये हम पढ़ लेते हैं कि पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है, रिपोलराइजेशन क्या है, हाइपर पोलराइजेशन क्या है, तब ये कंसेप्ट हमको पूरा क्लियर हो जाता है कि आखिर कैसे हमारी बॉडी काम कर रही है। तो आइए हम लोग फर्स्ट टाइम ये देखते हैं कि पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अभी हमारी जो बॉडी है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो भी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, अभी वो रेस्टिंग स्टेज में है। अभी वो कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई किसी तरह का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं या कहते भी हैं रेस्टिंग स्टेज। अब ये रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज रेस्ट कर रहा है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपका माइंड कंसंट्रेट है, आप शांति से कहीं बैठे हुए हैं। जब शांति से कहीं बैठे हुए हैं, कोई आकर के आपको बोला, तो जब शांति से बैठे हुए हैं तो उस टाइम आपका दिमाग कहीं एक जगह कंसंट्रेट होकर काम कर रहा है। आपकी जो बॉडी के और न्यूरॉन्स हैं वो अभी कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। अब देखिए ये जो पोलराइजेशन है, जो रेस्टिंग स्टेट है, ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर या हमारी जो बॉडी है या जो हमारे बॉडी के अंदर आयंस हैं, वो आयंस कैसे काम कर रहे हैं। क्या आयंस सब एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, वो आयंस कहीं वो अंदर बाहर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमको जानना पड़ता है, सबसे पहले हम एक्सोलेमा बना लेते हैं। एक इसको मिटा लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह भी कम है। याद रखिएगा पोलराइजेशन, ऊपर हम लिख दे रहे हैं, आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, अब देखिए जो पोलराइजेशन है ना, इसको हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ बना लेते हैं एक एक्सोलेमा। ये हमारी बॉडी की एक्सोलेमा हो गई। आइए यहाँ हम लोग कुछ बना लेते हैं।
चलिए देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी है उसको। अब देखिए ये बना, आप लोग क्या समझ रहे हैं कि अरे ये सर ने क्या बना दिया है, ठीक है। तो देखिए ये अब हमारा एक्सोलेमा है, ये हो गया एक्सोलेमा, एक्सोलेमा, ये हो गए हमारे एक्सॉन, ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। अब देखिएगा, अभी हमारा जो न्यूरॉन है, ठीक है, जो नर्व्स हैं वो अभी रेस्टिंग स्टेट में है, ठीक है, यानी अभी वो पोलराइज हैं, रेस्टिंग स्टेज, ये अभी रेस्टिंग स्टेज में, कभी कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन क्या क्वेश्चन ये उठ रहा है, जब कोई काम नहीं हो रहा है तो क्या हमारे बॉडी के अंदर जो भी आयंस है, सोडियम पोटेशियम, ये सब जो आयंस हैं, क्या ये भी रेस्ट कर रहे हैं या अंदर बाहर हो रहे हैं? तो देखिए इसमें आपको कुछ चैनल दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो चैनल है ना, इनको हम बोलते हैं लीकेज चैनल, इसको बोल लेते हैं लीकेज चैनल। लीकेज चैनल, ये हो गया अपने लीकेज चैनल, ठीक है। अब लीकेज चैनल किसके किसके लीकेज चैनल हैं, ठीक है, तो वो हम आपको अभी बताएंगे किसके किसके लीकेज चैनल हैं। अब देखिएगा, जैसे कंसंट्रेशन की थोड़ा सा बात कर ले, तो कंसंट्रेशन किसका हाई है किसका लो है। तो देखिए ये जो एक्सोलेमा का जो इनर जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये इनर मेम्ब्रेन पे निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर, इसके अंदर की तरफ, एक्सोलेमा के अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज है। अगर बाहर की तरफ हम देखते हैं तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या है, देखिए यहाँ होते हैं बाहर की तरफ, इसके निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इनर साइड में होते हैं निगेटिव चार्ज। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आईसीएफ, आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और इसको बाहर वाले साइड को हम बोल लेते हैं ईसीएफ, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। यानी ये बाहर की तरफ है, इनर की तरफ है। इनर का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो इनर साइड में हम जब भी देखते हैं तो इसके साइड में पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। आपके नर्व्स में या एक्सॉन के अंदर पोटेशियम का, उसके आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और बाहर की तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी जब कंसंट्रेशन किसी भी आयंस का ज्यादा हो तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो ग्रो करता है, बढ़ जाता है, ठीक है, या फ्लो कर जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन हमारा इसी आईसीएफ में है। आईसीएफ में क्या है, तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, K+, ठीक है, K+ इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखिएगा बाहर की तरफ, यानी यहाँ हमारा सोडियम, ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो आप बताइए कि क्या ये जो पोटेशियम है बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, और जो सोडियम है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो इसको कौन लेके जाएगा, जैसे मान लीजिए, हाँ अब ध्यान देना है कि जो लीकेज चैनल है, ठीक है ना, ये लीकेज चैनल किसके किसके लीकेज चैनल है। तो ये लीकेज चैनल, इसको मिटा ले रहे हैं थोड़ा, ये जो लीकेज चैनल है, ये लीकेज चैनल सोडियम और पोटेशियम के हैं। अब देखिएगा, ठीक, ये ऑलवेज ओपन रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा ओपन रहते हैं। जो लीकेज चैनल है ना, यहां हम लिख दे रहे हैं ऑलवेज ओपन, ये ऑलवेज ओपन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा खुले रहते हैं। अब देखिएगा इधर से ये सोडियम पोटेशियम आपका बाहर की तरफ जा रहा है, सोडियम आपका अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि लीकेज चैनल तो हमेशा ओपन है, ठीक है, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप पोलराइजेशन में है, डीपोलराइजेशन में, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन है, और पोटेशियम हमेशा बाहर की तरफ जा रहा है, यानी ईसीएफ की तरफ जा रहा है, और आपका सोडियम जो आईसीएफ की तरफ आ रहा है, इंटरसेलुलर फ्लूइड की तरफ आ रहा है। तो अब ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर दोनों का इक्विलिब्रियम
एक हो जाए, ठीक है, यानी जितना सोडियम उतना पोटेशियम हो जाए, तो पता चला कि हमारा न्यूरॉन जो है या जो सेल्स है वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। जब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तब हमारा ये न्यूरॉन काम ही नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा तो आदमी का मरना तय है, ठीक है। देखिए मरना तय क्यों है, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों का सेम, यानी ईसीएफ या आईसीएफ में कंसंट्रेशन सेम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि यहाँ जो सोडियम है, ठीक है, इस पे इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि बाहर तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी सोडियम का ज्यादा है और पोटेशियम का कम है, तो देखिएगा हमको बाहर कैसे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक पंप का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो पंप है ये एक कॉमन पंप है जिसको हम लोग बोल देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ सोडियम पोटेशियम पंप, याद रखिएगा सोडियम पोटेशियम पंप। अब पंप का काम क्या होता है, पंप का काम होता है किसी चीज को धक्का मार के बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट बहुत बदमाश होते हैं, ठीक है, तब उनको क्या करना पड़ता है कि जब क्लास को डिस्टर्ब करते हैं ना तो उनको समझाने पे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनको धक्का मार के चलो हटो तुम क्लास से बाहर जाओ, फिर भी नहीं जाते हैं तो उनको जबरदस्ती उठा करके बाहर करना पड़ता है। तो वैसे ही जबरदस्ती ये है, ठीक। तो अब देख रहा है कि कंसंट्रेशन यानी सोडियम का कंसंट्रेशन ईसीएफ में ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इनको धक्का मार के निकालेंगे। जब धक्का मार के निकालेंगे तो उसके लिए हमको एनर्जी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। जब कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, तो ये हमारा सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो 1 एटीपी, ठीक है, 1 एटीपी यूज करके यूटिलाइज करके ये 3 सोडियम को क्या कर देता है, 3 सोडियम आयन को बाहर कर देता है, ठीक है। कितने सोडियम आयन को बाहर किया, 3 सोडियम आयन को बाहर किया। अब देखिएगा अब बाहर क्या है, अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर से ये दो पोटेशियम को अंदर लाता है, ठीक है। देखिए 2 के प्लस को अंदर लाया और 3 Na+ को क्या किया, बाहर की तरफ किया। कितना एटीपी यूज किया, 1 एटीपी। याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप कितना एनर्जी यूज करके, कितना एटीपी यूज करके और कितने सोडियम और कितने पोटेशियम को वो बाहर और अंदर करता है। तो याद रखिएगा कि 1 एटीपी, ठीक है, 1 एटीपी यूज करके वो 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ यानी ईसीएफ में भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये आपको समझ में इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो देखिए ये जो लीकेज चैनल है आपके, ये जो लीकेज चैनल है वो हमेशा ओपन रहते हैं, यहाँ से हमेशा सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर होते रहते हैं। अब देखिए ये जो आपको 2 बड़े बड़े चैनल दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल। अब देखिए वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं ना हमेशा ओपन नहीं होते हैं, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन पे ही या स्पेसिफिक वोल्ट पे ही ओपन होंगे, ठीक है ना। ये हमेशा ऐसा नहीं है कि ये हमेशा जैसे ये आपके लीकेज चैनल ओपन है वैसे ही ओपन होते हैं, ऐसा ओपन नहीं होगा। ये एक स्पेसिफिक वोल्ट पे ही ओपन होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है ना तो मैं लिख देता इधर ये स्पेसिफिक, चलिए ऊपर लिख देता हूँ, उसको मिटा देता हूँ, पोलराइजेशन को मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ओपन इन स्पेसिफिक वोल्टेज। याद रखिएगा ओपन इन स्पेसिफिक वोल्टेज, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे ही ओपन होंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ओपन होते हैं, क्योंकि हमारा जो अभी एक्सॉन है, ये जो भी नर्व्स हैं वो अभी रेस्टिंग स्टेट में है। तो अभी ये क्या है, ये दोनों बंद हैं, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए कि ये पोटेशियम गेटेड वोल्टेज चैनल हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है ना, ठीक। ये पोटेशियम गेटेड चैनल हो गया और ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया, ठीक है ना। अभी ये क्या है, जब इनके पास एक स्पेसिफिक वोल्टेज आएगा तभी ये खुलेगा, नहीं तो ये हमेशा ऐसे बंद रहेगा। अब देखिए वोल्टेज क्या है, तो इसमें जो है ये जो निगेटिव प्रोटीन है,
ठीक है ना। जो निगेटिव प्रोटीन है, निगेटिव प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। निगेटिव प्रोटीन इसमें है और कुछ है नहीं, जो निगेटिव प्रोटीन है, निगेटिव प्रोटीन, ठीक है, निगेटिव प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो निगेटिव प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन वो निगेटिव चार्ज रख रही है। अब देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनायन, ठीक है ना। एनायन क्या है, ठीक, तो जो निगेटिव प्रोटीन है वो है एनायन, एनायन, ठीक है। तो एनायन क्या है आपका, ये हो गया पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया आपका एनायन। कैटायन, ठीक है, कैटायन ये हो गया आपका सोडियम, ठीक है ना। अब देखिएगा आयनायन यानी इसका इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। निगेटिव प्रोटीन एनायन जो पोटेशियम है इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो है -70 MV, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन का जो इनर मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन भी इसको बोल लेते हैं, हाँ रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन भी बोल लेते हैं, आरएमपी बोलते हैं उसको। तो जो इनर मेम्ब्रेन है उसका अभी जो वोल्टेज है वो कितना है, -70 MV, मिली वोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात ये आती है कि हाँ इसको हम लिख देते हैं यहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आरएमपी, ठीक है, आरएमपी रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन। तो हम ये भी आपको याद रखना है कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन यानी पोलराइजेशन स्टेट में एक्सॉन का रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन का वोल्टेज कितना होता है, तो -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। चलिए इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इनर साइड में हमने देखा कि एनायन ज्यादा थे, ठीक है, और कैटायन का कंसंट्रेशन कम था। तो क्या बाहर साइड में किसका किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो याद रखिए कि बाहर में कैटायन का कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरिजन एनायन के, ठीक है। इसलिए बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी ईसीएफ के टाइप, ईसीएफ के तरफ का जो भी इसका एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव है। अब देखिए, अभी ये हमारा जो ये जो न्यूरॉन है ये अभी रेस्टिंग स्टेट में है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। एक बार और समझ लीजिए। अब देखिएगा ये क्या है, ये हो गया आपका लीकेज चैनल। लीकेज चैनल का काम होता है, लीकेज चैनल हमेशा खुले रहते हैं क्योंकि ये हमेशा सोडियम पोटेशियम को अंदर बाहर करते रहते हैं ताकि ये इक्विलिब्रियम अचीव न कर पाए, ठीक है। और नहीं तो अगर इक्विलिब्रियम अचीव कर पाएगा तो आदमी डेड कर जाएगा, सेल जो होंगे डेड करना से स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम अचीव न कर पाए, इसके लिए जो हमारा ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, एक एटीपी यूटिलाइज करके वो 3 सोडियम को बाहर कर देता है और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ ला देता है। तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन, पोटेशियम एक निगेटिव प्रोटीन है और ये निगेटिव प्रोटीन एनायन जो है इसके वजह से जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है वो निगेटिव चार्ज रखता है। वो निगेटिव चार्ज कितना रख रहा है, तो -70 MV यानी -70 मिलीवोल्ट। अब देखिएगा ये जो 70 मिलीवोल्ट है, जो इसको हम लोग बोल लेते हैं कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, यानी हमारे मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का कितना है। ये ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा कि एक्सॉन का आरएमपी कितना होता है, ठीक है, या पोलराइजेशन स्टेट में एक्सॉन का आरएमपी कितना होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि -90, ठीक है, -30 या -50 या फिर कर देगा -70। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कितना करेगा वो, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा -70 मिलीवोल्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा ये तो हमारा अभी क्या है, पोलराइज्ड है, ठीक है ना, अभी पोलराइज्ड है, अभी कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसको आपको ध्यान देना है कि ये स्पेसिफिक वोल्ट पे ही ओपन होगा और इसका स्पेसिफिक वोल्ट क्या होगा, ठीक है ना। इसका वोल्टेज जो गेटेड चैनल है, इस वोल्टेज गेटेड चैनल का स्पेसिफिक वोल्ट कितना होता है, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि इसमें हम इम्पल्स जनरेट किए, यानी अभी तक तो आप शांत बैठे थे, ठीक है, आपका जो एक्सॉन था वो मतलब अभी काम नहीं कर रहा था, मतलब रेस्टिंग स्टेट में था। अब कोई आपको आके बोला, ठीक है, जैसे आपका कोई नाम ले लिया, तब तुरंत इसे देखेंगे कौन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आपके अंदर क्या हुआ, आपके बॉडी के अंदर कोई इंपल्स आया, ठीक है ना, किसी तरह का मैसेज आया हुआ है, ठीक। अब देखिए किस तरह का मैसेज आया हुआ है, अब हमारी बॉडी क्या होगी, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन स्टेट में चली जाएगी,
ठीक है ना। पोलराइजेशन क्या है, रेस्टिंग स्टेज है। अब डीपोलराइजेशन क्या है, तो अब वो रेस्टिंग स्टेट में नहीं है, फंक्शन स्टेट में चली जाएगी, अब काम करना स्टार्ट करेगी। तो काम करना स्टार्ट करेगी तो कैसे करेगी, अब देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब मिटाने के बाद फिर आगे देख रहे हैं कैसे हो, कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो देखिए इतना कंसेप्ट, आई होप कि इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए, ये रहा पोलराइजेशन का स्टेट। अब देखिए, अब इंपल्स हमारे बॉडी के अंदर आया, यानी अब हमारा जो न्यूरॉन है, जो एक्सॉन है, वो होगा डीपोलराइजेशन, ठीक है, डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। अब हमारा बॉडी क्या होगा, अब डीपोलराइज हो रहा है। तो डीपोलराइज का मतलब क्यों, इंपल्स आया हुआ है, ठीक है ना, कमिंग इंपल्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या होगा, जब इंपल्स आएगा तो हमारे एक्सॉन के अंदर क्या चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या चेंजिंग होगा, ध्यान देना है। ये हो गया आपका एक्सोलेमा, ठीक है। ये हो गया आपका ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। ये हो गया आपके लीकी चैनल। ये हो गया। अब देखिएगा, अब कैसे डीपोलराइजेशन होगा, तो अभी आपने ऊपर देखा कि रीपोलराइजेशन कंडीशन में जो सोडियम पोटेशियम पंप था, ये 1 एटीपी यूज करके वो 3 सोडियम को ईसीएफ में भेज रहा था और 2 पोटेशियम को वो आईसीएफ में ला रहा था। अब देखिए जैसे डीपोलराइजेशन होगा, जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई इंपल्स आया, ठीक है, कैसे, जैसे भी कोई हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह का इंपल्स आया, कोई मैसेज आया, ठीक है ना, ये हमारी जो एनसीईआरटी है वो कंडक्ट करती है कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, जब कोई भी करंट हमारे बॉडी के अंदर आए, क्योंकि एनसीईआरटी कंसीडर कर रही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कोई भी करंट हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारे जो ये एक्सॉन है कैसे एक्टिव हो जाते हैं, या ये जो नर्व्स जो न्यूरॉन है कैसे एक्टिव होते हैं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, कोई भी करंट हमारे बॉडी के अंदर जैसे आया, ठीक है, करंट इसलिए कंसीडर करता है कि अपने जब हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, हम लोग देखा था कि जैसे हम लोग न्यूरॉन का माइलिन शीथ था, तो माइलिन शीथ के बीच बीच में नोडवियर थे, तो वहां से जो भी इंपल्स था आप देखे थे कि वेव के फॉर्म में जा रहे थे, ऐसे ऐसे जा रहे थे, ठीक है, यानी कोई भी मैसेज जंप करके जा रहा है, ठीक है ना, नोड ऑफ राइनवियर के थ्रू जा रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी कंसिडर करती है कि ये क्या है कि कोई भी इंपल्स हमारे बॉडी के अंदर वो करंट के फॉर्म में आ रहा है। तो देखिए ये कैसे आया, ये कोई भी करंट, जैसे करंट हमारे बॉडी के अंदर आया, वैसे ही ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ये हो जाते हैं क्लोज, ठीक है, ये हो गए क्लोज, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो गया, ये हो गया क्लोज। लेकिन ये जो आपके लीकेज चैनल है, ये लीकेज चैनल ओपन ही रहते हैं इनका, ये मैंने बोला आपको पहले ही बोला कि ये इतने बदमाश हैं कि ये बंद नहीं होते, ये हमेशा ओपन रहते हैं, ये हमेशा ओपन रहते हैं। अब देखिएगा, ये हो गया आपका, ये हो गया वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा
कि ये हो गया ओपन। जब ये ओपन हो गया तो सोडियम बाहर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, पोटेशियम अंदर की तरफ आ नहीं पा रहा है। जो भी पोटेशियम है वो मतलब लीकेज चैनल के थ्रू वो अंदर बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कोई इंपल्स आया, अब ये जो होगा ना आपका वोल्टेज गेटेड जो चैनल होगा, ये इसको मान लेते हैं ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, ऊपर लिखना भी है कुछ। हाँ, अब देखिएगा, अब ये क्या होगा कि ये जो आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये हो जाते हैं ओपन, ठीक है। ये क्या हो गए, ओपन हो गए। जब ओपन हो गए तो ध्यान दीजिए कि ओपन होने के कंडीशन में, ठीक है, ओपन होने के कंडीशन में क्या होगा कि जितने सोडियम होंगे बाहर की तरफ यानी ECF में होंगे, वो कहाँ आने लगेंगे, अंदर की तरफ आने लगेगा। जब अंदर की तरफ आने लगेगा तो इसका कंसंट्रेशन तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी पॉजिटिव प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ। जब पॉजिटिव प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो देखिएगा उधर जो हमारा ये जो मेम्ब्रेन था, ये जो निगेटिव चार्ज रख रहा था, अब कौन कैसा चार्ज हो जाएगा इसके पास ICF में हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर की तरफ ECF हो जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव। अब देखिएगा जो -70 मिली वोल्ट था, ठीक है ना, ये -70 मिली वोल्ट ये जैसे कोई इंपल्स आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया तो ये हो जाएगा +30 मिली वोल्ट, ठीक है। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है यानी जो RMP है, ये RMP कितना हो गया, ये -70 से +30 मिली वोल्ट हो गया। यानी इसका मतलब कि अब हमारे बॉडी के अंदर क्या है, अब हमारे बॉडी के अंदर कोई इंपल्स जनरेट हुआ है, कोई इंपल्स आया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा ये हमेशा क्या है, ओपन है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे खुल रहा है। स्पेसिफिक वोल्टेज पे कब खुल रहा है कि जब इनर साइड में, ठीक है, इनर साइड का मतलब कि हमारे ICF में, ठीक है ना, ICF में जब पॉजिटिव यानी कैटायन का जो नंबर है, ठीक है ना, कैटायन का नंबर जब इंक्रीज हुआ, कैटायन का कंसंट्रेशन जब बढ़ा, तब जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक्सॉन का जो इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या, ये कौन सा चार्ज हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया बाहर की तरफ। यानी अब यहाँ देखिएगा इसमें सोडियम ज्यादा हो गया, ठीक है, तो पोटेशियम इधर क्या होने लगा, इसके बाहर साइड में पोटेशियम ज्यादा होने लगा। तो जब पोटेशियम बाहर साइड में यानी ECF में पोटेशियम ज्यादा हुआ तो जो हमारा मेम्ब्रेन है वो आउट साइड में यानी ECF के साइड में वो निगेटिव चार्ज रख लिया, ठीक है। यानी अब यहाँ कैटायन का नंबर ज्यादा हो गया आनायन के कंपैरिजन में, इधर आनायन का नंबर इंक्रीज कर गया कैटायन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि -70 मिली वोल्ट से कितना चला गया, +30 मिली वोल्ट। अब ये हमारा जो न्यूरॉन है वो तुरंत मैसेज को रिसीव किया, ठीक है ना, मैसेज को तुरंत रिसीव किया कि हाँ किस तरह का मैसेज है, कोई हमको बोला है, कोई थप्पड़ मारा है, कोई कुछ किया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हमारा कोई डेंड्रॉन, ठीक है ना, डेंड्रॉन किसी मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद वो सेल बॉडी को दिया, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन को दिया, एक्सॉन के बाद फिर उधर एक्सॉन टर्मिनल को लेके गया, ठीक है। अब जैसे ही कोई मैसेज हमारे डेंड्रॉइड के थ्रू आया, तो डेंड्रॉइड के थ्रू आएगा तो जैसे मान लीजिए कि एक न्यूरॉन ए है, दूसरा न्यूरॉन ए है, इधर से कोई मैसेज रिसीव हुआ तो ऐसा नहीं ना कि ये मैसेज यहीं पे रह जाएगा, ये क्या करेगा, अपने दूसरे वाले न्यूरॉन को देगा, ठीक है। जैसे दूसरे वाले न्यूरॉन को देगा, ठीक, अब देखिएगा ये मान लीजिए कि पहला वाला न्यूरॉन हो गया, ठीक है, यहाँ से कोई मैसेज आया, कोई इंपल्स इसके अंदर आया, तो अब देखिए वो मैसेज जैसे ही इंपल्स आया वो तो केमिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में पहले से आया, फिर उसको कन्वर्ट किया गया, ठीक है ना, वो करंट के थ्रू आया, जैसे आया उसको कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइलकोलिन के फॉर्म में, एक केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको इसमें दूसरे वाले में दिया जाएगा, जिससे कि हम लोग पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये दूसरे एक्सॉन में आएगा, दूसरे ये जैसे न्यूरॉन के अंदर आएगा तो इसके जो डेंड्राइट होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अब देखिएगा सपोज करिए ऐसे समझा देते हैं, जैसे ये अभी डीपोलराइज है, तो डीपोलराइज है तो अभी इसके पास कोई मैसेज नहीं है, तो अभी ये पोलराइज है। अब देखिए जैसे इसके पास यानी ये वाला पहला वाला जैसे ही दूसरे वाले को मैसेज ट्रांसफर करेगा, जैसे इंपल्स इसको आएगा दूसरे न्यूरॉन को, अब देखिए अभी पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में चला जाएगा। कौन सी स्टेट में जाएगा, पोलराइज से डीपोलराइज स्टेट में चला जाएगा। ये जगह नहीं होने की वजह से थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है। अब देखिएगा यहीं पे हम सीख लेते हैं इसको, देखिए इसको हाफ कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं।
ये -70 MV से किधर गया, +30 MV, ठीक है, -30। इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग लिख लेते हैं ए और इसको लिख लेते हैं बी, ठीक। यहाँ भी हम लोग एक ये चैनल बना, वो बना पंप बना देते हैं, ठीक। अरे लो, ये काम मिट गया। इसको, हाँ, ये आपका सोडियम पोटेशियम वो हो गया, वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा देख के ध्यान देना है। ये ओपन है, ठीक है। ओपन है तो सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये बंद है, ठीक है। ये आपका जो पोटेशियम वाला है ये है क्लोज, इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं, ये क्लोज है, ठीक है, इसलिए कर। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैसेज किधर से किधर जाएगा, या कोई भी करंट जो होता है वो हमेशा किधर से किधर फ्लो होता है। कोई भी इंपल्स या कोई भी करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। किधर जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। अब देखिएगा कैसे, देखिए मैसेज किधर से, यानी इंपल्स एक न्यूरॉन से, ठीक है। ए मींस ये डिपोलराइज न्यूरॉन है। अभी ये जो न्यूरॉन है ये पोलराइज स्टेट में है। तो पोलराइज स्टेट में है तो देखिए इसमें ये आई होप कि आपको विजिबल होगा। ब्लैक वाला विजिबल होगा, रेड वाले को थोड़ा सा देखना होगा। चल एक एक बना लेते हैं। चलिए एक एक बना लेते हैं। चलिए इधर देख लीजिए, ठीक है ना। ये लीकेज चैनल होंगे ये भी। अब देखिएगा इधर तो कंडीशन वही है ना। अब ये क्या है, अभी ये पोलराइज्ड है, ये पोलराइज स्टेट में है। ये आपका डिपोलराइज है। मैसेज किधर से किधर, इंपल्स किधर से किधर जा रहा है, डिपोलराइज वाले न्यूरॉन से पोलराइज वाले न्यूरॉन की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इधर जाएगा तो ये बताइए कि ये कंडीशन पोलराइज वाला कंडीशन तो आप लोगों ने देखा है कि पोलराइजेशन वाले कंडीशन में क्या था, कि पोलराइजेशन वाले कंडीशन में ये जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप था ओपन था, ठीक है। वो एक एटीपी यूज करके वो 3 सोडियम को बाहर कर रहा था, 2 पोटेशियम को अंदर कर रहा था। ये आपके लीकेज चैनल हमेशा ओपन थे। अब ये जो आपका वोल्टेज गेटेड चैनल था क्लोज था, ठीक है ना। अब देखिएगा जैसे इंपल्स एक डेंड्रॉइड से यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जैसे बढ़ता है, ठीक है ना। अब जैसे बढ़ेगा, अब ये भी क्या हो जाएगा, अब ये भी हो जाएगा क्लोज, ठीक है। पहले तो ओपन था, पोलराइज था तो क्लोज था, यानी अब ये दूसरा न्यूरॉन आपका हो जाएगा डिपोलराइज। अब डिपोलराइज होगा तो जो कंडीशन इधर हो रहा था वही कंडीशन सेम अब इधर होने लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यही कंडीशन डिपोलराइजेशन वाला कंडीशन हमारे दूसरे न्यूरॉन की तरफ हुआ, उधर होने लगा। अब बताइए कि ये जो है, ये जो पहला वाला है, ठीक है, यानी जो उसके पहले जो न्यूरॉन थे ये क्या वैसे ही रहेंगे या फिर इनके अंदर कुछ चेंजिंग होगा। तो अब देखिएगा इधर से इंपल्स, ठीक है, यानी पॉजिटिव से जो मैसेज होगा ये मैसेज इधर ट्रांसफर होगा बी से ए की तरफ, ठीक है। बी से ए की तरफ यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जैसे मैसेज आएगा, ये अब बोलेगा कि अब इसको क्या होना है, अब इसको रेस्टिंग करना है। बहुत काम कर लिया है भाई ये, ठीक है ना। अब बहुत काम कर लिया, जब बहुत काम कर लिया है तब ये रेस्ट करेगा। अब जब ये रेस्ट करेगा तो पोलराइज्ड की स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब ये रीपोलराइजेशन हुआ, रीपोलराइज का मतलब पहले पोलराइज था फिर डिपोलराइज हुआ, फिर जैसे मैसेज किसी दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर लिया, इंपल्स जैसे ट्रांसफर कर लिया फिर पोलराइज होगा। तो दोबारा, ठीक है ना, कोई भी इंपल्स या कोई भी काम अगर दोबारा कर लेते हैं तो री हो जाता है। री मीन्स
अगेन मैंने पुनः दोबारा, तो ये क्या हो गया, री हो गया, यानी अब दूसरे बार अब ये पोलराइज हो रहा है, ठीक है ना, यानी रीपोलराइजेशन होगा। अब देखिए उस कंडीशन में अब इसके अंदर क्या होगा, मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये तो अब ये रीपोलराइज होगा, रीपोलराइज होगा तो ये जो होंगे आपके सोडियम पोटेशियम पंप होंगे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओपन। अब ये सब क्या हो जाएंगे, क्लोज होंगे। लेकिन अभी भी इसके अंदर एक कंडीशन बना हुआ है, ठीक है। क्या कंडीशन बना हुआ है कि ये -70 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ भी -70 मिली वोल्ट है। अब ये जो +30 मिली वोल्ट है, क्या ये इसका जो ये जो +30 मिली वोल्ट है, इसका रेस्टिंग पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो भी इसके ऊपर चार्ज लग रहा है, ये जो भी इसके ऊपर ये इसका रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो भी पोटेंशियल है मेम्ब्रेन का, ये क्या वैसे 30 बना रहेगा कि कम भी होगा, ठीक है। तो देखिए इतना कंसेप्ट आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, अब बस ये ध्यान देना है कि पहले हम लोग पोलराइज पढ़े थे तो किस स्टेट में था, फिर डीपोलराइज पढ़े तो क्या हुआ, डीपोलराइजेशन से फिर जब मैसेज दूसरे को ट्रांसफर किया गया तो किस कंडीशन में गया, ठीक है ना, वो डीपोलराइज हुआ। और जो डीपोलराइज था वो फिर से अपने पहले वाले कंडीशन में यानी पोलराइज्ड में आएगा, तो इसको हम लोग बोल लेंगे डीपोलराइजेशन, सॉरी रीपोलराइजेशन। लेकिन रीपोलराइजेशन में एक कंसेप्ट ये है, क्वेश्चन ये आपके ऊपर बन के आ जाएगा कि ये जो 30 मिली वोल्ट था, क्या ये 30 मिली वोल्ट अभी वैसे ही बना हुआ है कि ये आपके जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे क्लोज होंगे। तो देखिए अब ये क्या होगा, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि पहले कोई न्यूरॉन पोलराइज्ड था, जैसे इंपल्स आया डीपोलराइज्ड हुआ, और वो जो डीपोलराइज न्यूरॉन था वो अपना इंपल्स दूसरे वाले न्यूरॉन को भेज दिया, तो अब दूसरा वाला डीपोलराइज हुआ, पहला वाला रीपोलराइज्ड हो गया। लेकिन वहां जो उसका पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन का जो भी पोटेंशियल था, -70 मिली वोल्ट से +30 मिली वोल्ट हुआ था, ये क्या फिर से -70 पे जाएगा या नहीं जाएगा, उतना ही रुक जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को लास्ट कंसेप्ट पढ़ना होता है हाइपर पोलराइजेशन। अब देखिए हाइपर पोलराइजेशन क्या है, देखिए हाइपर मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं ना बच्चे, कभी भी फैकल्टी भी हाइपर हो जाती है बदमाश बच्चों के पास। देखिएगा हाइपर, गुस्सा गए आप। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये जो आपके ये जो लीकेज चैनल है, ये लीकेज चैनल तो ये क्या रहेंगे, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि लीकेज चैनल इज ऑलवेज ओपन, ठीक है, ये ऑलवेज, ये हमेशा ओपन रहते हैं, इनका काम ही है ओपन होना, ठीक है। अब आ जाइए, ये बना लेते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ क्या होगा, एक एक बना लेगा, एक एक बना लेते हैं, एक ही से समझ लीजिएगा। आइए एक एक बना लेते हैं। ये हो गया आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये हो गया आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। इधर भी हम कर लेते हैं, इधर बना ले क्या, चलिए छोड़िए उधर आने देते हैं। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, जब हाइपर पोलराइजेशन, वो तो अब रिपोलराइजेशन हुआ, तो रिपोलराइजेशन में ये जो आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से हो जाएंगे ओपन। ओपन का मतलब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 सोडियम को बाहर लेके जाएगा और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लेके आएगा, कितना एटीपी खर्चा करके, ठीक है, 1 एटीपी खर्चा करके, ठीक है। अब ये तो हमेशा ओपन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये हमेशा ओपन है, ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है। अरे ये क्या कर दिया, अब देखिए जो चार्ज था, ठीक है, अब देखिए जो चार्ज लगा हुआ था, जो भी पोटेंशियल था, पोटेंशियल कितना था
-70 से कितना प्लस -70 से +30 मिली वोल्ट का था, ठीक है ना, -70 से +30 मिली वोल्ट का था, ठीक है। अब बात ये है कि क्या ये इतना ही रहेगा, +30 रहेगा, या फिर -70 जाएगा, -70 जाएगा, ठीक है, -70 जाएगा तभी तो ये अपना जो पोटेंशियल है अचीव कर पाएगा, या जो पोलराइज्ड है वो पोलराइज को अचीव करेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है ना, इसको अभी हम लोग मिटा लेते हैं। अब इसमें होगा भयंकर बवाल, ठीक है। अब जैसे भयंकर बवाल होगा, ये जो आपके पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये बहुत बदमाश है, खुल जाता है तो जल्दी बंद भी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये हो जाएंगे ओपन, और ये आपका जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये हो जाएगा क्लोज्ड, ठीक है। अब ये ओपन हो जाएंगे तो देखिए ये कहाँ जाने लगेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा पोटेशियम बाहर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। कहाँ जाने लगेगा, बाहर की तरफ। सोडियम का आना बंद है, ठीक है ना, जो भी सोडियम आ रहा है उस सोडियम को बाहर किया जा रहा है, ठीक है, उधर सोडियम पोटेशियम पंप से। अब देखिएगा इधर क्या होने लगेगा, क्या होने लगा, बाहर जाने लगा, ठीक है ना। अब देखिए जब बाहर जाने लगेगा तो ये +30 मिली वोल्ट से, ठीक है ना, +30 मिली वोल्ट से ये हो जाएगा मान लीजिए 45 मिली वोल्ट, 45 मिली वोल्ट से मान लीजिए 55 मिली वोल्ट, 55 मिली वोल्ट से 70 -70, ठीक है ना, ये सब माइनस है, -70 मिली वोल्ट। अब देखिएगा यहीं पे नहीं रुकेगा, ठीक है ना, ये जो निगेटिविटी है, जो निगेटिव चार्ज है ये चला जाएगा -70 से 90 मिली वोल्ट, ठीक है ना, -90 मिली वोल्ट, ठीक। अब देखिएगा पोलराइज स्टेट कब था, पोलराइज स्टेट -70 मिली वोल्ट पर था, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, यानी अभी भर भर के सोडियम को क्या कर रहा है, अरे पोटेशियम को कह रहा है बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, ठीक है ना। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज था इनर साइड में वो चार्ज कैसा हो गया, जो मेम्ब्रेन था वो हो गया निगेटिव, अब बाहर होने लगा पॉजिटिव, ठीक है, इनर साइड में हो गया निगेटिव, बाहर हो गया पॉजिटिव। देखिए बाहर पॉजिटिव है, कितना निगेटिव चार्ज उसके ऊपर लग गया, कितना, -90 मिली वोल्ट, ठीक है। जैसे -90 मिली वोल्ट पे जाता है, ठीक है ना, अब ये हो जाता है क्लोज, ठीक है, सोडियम और सॉरी आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया क्लोज, ठीक है। अब जब क्लोज हुआ तो जो चार्ज है, जो भी इसका पोटेंशियल है इनर मेम्ब्रेन का, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हो कितना हो गया, माइनस हो गया है, -90 मिली वोल्ट पे चला गया है। तो -90 मिली वोल्ट पे अगर -70 मिली वोल्ट पे है तब तो पोलराइज्ड है, लेकिन -90 पे चला गया तब इसको हम लोग बोल लेते हैं हाइपर पोलराइजेशन। यहां लिख दे रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हाइपर पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा अब ये हो गया आपके दोनों क्लोज, सोडियम पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये हो गए क्लोज। अब यहां से क्या करेगा कि सोडियम को, 3 सोडियम को बाहर करेगा, पोटेशियम अंदर करेगा, यानी धीरे 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 ये क्या कर लेगा फिर से, ठीक है ना, धीरे धीरे फिर से ये अपने रेस्टिंग जो पोटेंशियल था, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल था पोटेंशियल को अचीव कर लेगा, ठीक है। जैसे अचीव करेगा -90 मिली वोल्ट से कहाँ चला गया, -70 मिली वोल्ट पे चला गया, इतना ये पोटेंशियल क्या कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है। अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू, अब इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं, लेकिन ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि ग्राफ के थ्रू कैसे ग्राफ हमारा इसके ऊपर काम करेगा, कैसे ग्राफ के थ्रू काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो हाइपर पोलराइजेशन क्या है। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था, ये मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना था, ये -70 था, ठीक है। जब रीपोलराइज्ड हुआ तो -70 था, लेकिन रीपोलराइज्ड में भी ये जो पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल थे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन नहीं, क्लोज ओपन थे तो क्लोज नहीं हो पाए, और भर भर के क्या कर दिया, भर भर के पोटेशियम को बाहर कर दिया, ठीक है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन का जो इनर पोटेंशियल था, जो मेम्ब्रेन का जो
70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल था, वो क्रॉस करके कितना चला गया, 90 मिली वोल्ट पे चला गया, ठीक है ना। अब जैसे 90 मिली वोल्ट पे गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाइपर हो गया है वो, ठीक है। अब पोलराइजेशन से और पोलराइज हो गया, हाइपर पोलराइज हो गया, ठीक है ना। अब जैसे ये क्लोज हुआ, अब क्लोज हुआ तो इधर ये इक्विलिब्रियम तो अचीव नहीं करेगा, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम जो ये जो लीकेज चैनल है, लीकेज चैनल के थ्रू और फिर आपके इधर सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू ये सोडियम को बाहर करेगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा, सोडियम को बाहर करेगा, पोटेशियम को अंदर लाएगा, और धीरे धीरे माइनस 90 मिली वोल्ट से वो अचीव कर लेगा फिर से माइनस 70 मिली वोल्ट। अब माइनस 70 मिली वोल्ट जब अचीव किया तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फिर से वो किस स्टेट में चला गया, फिर से वो चला गया पोलराइजेशन की स्टेट में, फिर से वो पोलराइज हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पोलराइजेशन क्या है, डीपोलराइजेशन क्या है और रीपोलराइजेशन क्या है, देन लास्ट में हाइपर पोलराइजेशन क्या है, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे हमारा एग्जॉन्स होता है, ऐसे हमारी बॉडी जो थी फंक्शन करती है। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसे, इसके लिए ग्राफ कैसे जाता है, ठीक है ना। ग्राफ को भी हम आपको समझा देंगे, ग्राफ को भी समझा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में।